अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2022 यूपी इलेक्शन ना सिर्फ आवाम के लिए बल्कि मुसलमानों के लिए भी काफ़ी अहम माना जा रहा था। फिलहाल आवाम को कितना फ़ायदा होगा इस बारे में कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये बात तो तय है कि मुसलमानों का इस इलेक्शन से कोई भला नहीं होगा। मुसलमानों का क्यों कोई फ़ायदा नहीं होगा इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि ये इलेक्शन इतना अहम क्यों था। मईशत, बेरोज़गारी, ख़राब निज़ाम सेहत, खस्ता हाल एजुकेशन सिस्टम, महंगाई, करप्शन, फ़िरका वाराना मुनाफरत, किसानों के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन को दरपेश मसाइल आवामी एतबार से काफ़ी अहम मुद्दे थे। जबकि आज़ादी के बाद पहली बार मुसलमानों को एहसास हुआ था कि मुल्क की तमाम नामनहाद सेकुलर पार्टियों और बीजेपी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तमाम सेकुलर पार्टियों का फ़िरकापरस्त चेहरा बेनकाब हो जाने के बाद उम्मीद थी कि यूपी का मुसलमान 2022 के इलेक्शन में माजी से सीख लेते हुए अपने सियासी तौर तरीक़ों में तब्दीली लाएगा और अपने सियासी क़यादत की फ़िक्र करेगा। कई मुस्लिम हलकों से एक आज़ाद मुस्लिम लीडरशिप की मांग भी उठने लगी है। इसलिए उम्मीद थी कि जहाँ जहाँ मुस्लिम क़यादत मैदान में होगी वहाँ मुसलमान उन्हें जिताने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, जबकि बाकी जिन सीटों पर मुसलमान फैसला कुन पोजीशन में नहीं हैं वहाँ सेकुलर लीडरशिप को कामयाब करेंगे। लेकिन उम्मीद के बरखिलाफ मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि रुझानात ये बताते हैं कि मुसलमानों ने यकतरफा नामनहाद सेकुलर पार्टियों को वोट देकर 2012 की तरह अपनी पुरानी गलती को दोहराने का काम किया है। ध्यान रहे कि मैं मीडिया के एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मीडिया के एग्जिट पोल और पब्लिक ओपिनियन पोल दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। फिलहाल 10 मार्च को नताइज की शक्ल में क्या होने वाला है ये अभी किसी को नहीं मालूम। इसलिए 10 मार्च की बात को हम 10 मार्च पर छोड़ते हैं और फिलहाल बात कर लेते हैं कि इस इलेक्शन के बाद भी मुसलमानों की हालत में क्यों कोई तब्दीली नहीं आएगी। मेरा मानना है कि इस इलेक्शन में मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियां अगर कुछ सीटें जीतने में कामयाब हो जाती तो हुकूमत चाहे जिसकी बनती मुसलमानों के सियासी कुव्वत में इजाफा ज़रूर होता। लेकिन अफसोस एक अच्छा मौका मुसलमानों ने गंवा दिया। मुस्लिम क़यादत के ताल्लुक़ से मुसलमानों की सर्दमोहरी के बाद भी मुझे उम्मीद है कि इस इलेक्शन में कम से कम 3 सीटें मुस्लिम लीडरशिप जीतने में ज़रूर कामयाब होंगी। खैर, पब्लिक ओपिनियन को देखते हुए रियासत में नामनहाद सेकुलर हुकूमत बन भी गई तो इससे मुसलमानों पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालात ज्यों के त्यों ही रहेंगे। फिर 2013 की तरह कोई मुजफ्फरनगर जलेगा और ऐवान में मौजूद तमाम नामनहाद सेकुलर लीडरों के साथ साथ मुस्लिम मेंबराने असेंबली भी खामोश तमाशा देखेंगे। सेकुलर हुकूमत बनने के बाद भी इंतज़ामिया में मौजूद संघ हामी अफसरान मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी से काम लेंगे। हालांकि एग्जिट पोल के मुताबिक सेकुलर हुकूमत बनती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी अगर रियासत में नामनहाद सेकुलर हुकूमत बनी तो सिवाय इस एक बात के कि भाजपा हार गई, मुसलमानों के हाथ कुछ नहीं आएगा। इलेक्शन हार कर भी बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा बदस्तूर जारी रहेगा। मतलब बीजेपी को हराकर भी मुसलमानों के अच्छे दिन नहीं आने वाले। आज भी बेकसूर मुसलमानों को पुलिस फर्जी मुकदमात में फंसाती है, कल भी फंसाएगी। एक आजम खान जेल से बाहर आ भी जाएं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बाकी मुस्लिम नौजवानों के साथ तो वही होगा जो आज तक होता आ रहा है। हो सकता है कि कुछ मुस्लिम मेंबराने असेंबली किसी नामनहाद सेकुलर पार्टी से जीतकर असेंबली पहुंच भी जाएं, लेकिन इससे भी क्या होगा। जैसे 2013 में वो अपनी पार्टी गाइडलाइन के गुलाम थे, इसी तरह 2022 में भी वो खामोशी से मुसलमानों की तबाही का तमाशा ही देखेंगे। न पहले मुसलमानों की कोई सुनवाई होती थी और ना ही कल कोई मुसलमानों की सुनवाई होगी। कुल मिलाकर ना पहले मुसलमानों के लिए अच्छा था और ना ही कल कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बनें। शुक्रिया।